गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम बहुत पास में है, थोड़ा डिले हुआ, इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे करते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। टेस्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी अब उसको रिप्लेस करते रहिए, क्योंकि भाई अब इतना कोर्ट केस होने के बाद में आपको मौका मिला है तो उसका यूटिलाइज करिए। बहुत ज़्यादा दिन 20-25 दिन इनफ है। 20-25 दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट करिएगा, सारे लोग जुड़ जाइए जल्दी से। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत बेहतर होने वाली है डेली से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपके लिए बेहतर भी है। इधर उधर की चीजें ना देखो, आप तो खाली वो कंटेंट देखो जो एग्जाम में आने वाला है। अब टेस्ट लगा रहे होगा, टेस्ट में आपके नंबर 60, 65, 70 ऐसे बन रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हो। और टेस्ट अगर डेली लगा रहे हो, एक दो लगानी जरूरी है, को कुछ और करना नहीं, उससे उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास जो है आप जानते हो, सारे लोग जो पहले दिन से जुड़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले रहते हैं तो वो देखना जरूरी भी है। आप लोग सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी उसका मिलता रहे, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज। ये देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, रेलवे का। ये 2022 में पूछा गया है। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो अगर निश्चित अनुपात की बात करेंगे तो ये नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने? जोसेफ प्राउस्ट। तो देख लीजिए कहाँ है, ये है जोसेफ प्राउस्ट ने। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम, बहुत बार, कि स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर द्रव्यमान का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अगर जॉन डाल्टन की बात करेंगे तो इनको, जॉन डाल्टन को क्या बोलते हैं? इन्होंने जो परमाणु का आकार है, परमाणु की खोज की थी, एक तरीके की कह सकते हैं परमाणु की खोज। तो इन्होंने जो परमाणु की खोज की, परमाणु के अब नाभिकीय इनको किसी का पिता भी कहा जाता है, एक बार ये देख लीजिए। फिर है लिवाइसियर। तो इन्होंने जो प्रतीक है ना, जो जैसे आप पीरियोडिक टेबल में प्रतीक पढ़ते हो कि Au का F जो सिल्वर का है तो Ag लिखा जाएगा, और सोना है तो Au लिखा जाएगा, हाइड्रोजन को H लिखा जाएगा। तो वो सारी खोज लिवाइसियर ने की थी। ठीक है। और नहीं, सॉरी, गलती हुई। ये खोज बर्जीलियस ने की थी। ये चीज खोज की किसने? बर्जीलियस ने। ठीक है। बर्जीलियस ने प्रतीकों की खोज की थी। क्या थी? जो पीरियोडिक टेबल में प्रतीकों की खोज की। ठीक है। और लिवाइसियर तो फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवाइसियर को बोलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपको भी पता होना जरूरी है। तो इसका आंसर कौन हुआ? निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो आप सबसे पहले वाष्पीकरण में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारी चीजें लिख लो। तो वाष्पीकरण में पूछेगा जो, वाष्पीकरण से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा बनेंगे नहीं। देखो वाष्पीकरण में होता क्या है, ये द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाता है, फिर गैस अवस्था से। ये द्रव से किस में जाएगा? गैस में जाएगा। द्रव से गैस में। नंबर 1 बात ये। नंबर 2, ये सतही प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है। नंबर 2 सतही है एंड धीमी प्रक्रिया है।
धीमी प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया कैसे कह सकते हो? सतही प्रक्रिया मतलब आप मान लो इतने छोटे बर्तन में आपने पानी लिया, ठीक है, अब आपने इतने बड़े बर्तन में पानी लिया तो जिसका सतह ज्यादा रहेगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जितना ज्यादा पानी का कांटेक्ट रहेगा, उसका सरफेस रहेगा, उतनी जल्दी वो आपका इवापोरेट होगा, वाष्पीकरण उसका होगा। तो इसमें जल्दी होगा इसके कंपैरिजन में, इसमें जल्दी होगा क्योंकि ये इसकी सतह ज्यादा है, इसकी सतह ज्यादा है। तो ये सतही प्रक्रिया है प्लस धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। ये चीज वाष्पीकरण से पूछेगा। और पूछेगा कुछ घटाएगा बढ़ाएगा वो सचुएशन दे देगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर वाष्पीकरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हवा बढ़ने पर, हवा की स्पीड बढ़ने पर वाष्पीकरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर्द्रता अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी कंडीशन बना के देगा। अब देखो एक एक चीज, अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन रेट जो है, वाष्पीकरण रेट बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, वहां पे शुष्कता बढ़ेगी, तो वहां पे जो हमारा पानी भरा है वहां पे जो स्टोर है तो जल्दी जल्दी ऊपर आना चाहेगा, क्योंकि पानी का या फिर करंट का फ्लो कैसा होता है, उच्च टू नीचे की तरफ, हाई टू लो होता है। तो ऊपर लो प्रेशर होगा तो नीचे से वो उठना चाहेगा हमेशा। इस वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। अगर मान लो विंड की स्पीड बढ़ाओगे, वायु की स्पीड बढ़ाओगे, वायु या विंड स्पीड अगर बढ़ाओगे, विंड स्पीड बढ़ा दी आपने, तब इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा, तब भी इवापोरेशन बढ़ इस वजह से जाएगा, जो उसमें पार्टिकल्स रहते हैं पानी के पार्टिकल, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो वहां की जगह खाली हो जाती है, फिर वहां पे दूसरा वाला पानी का पार्टिकल आ जाता है, तो इस वजह से उसमें भी इवापोरेशन रेट तेजी हो जाती है। अगर विंड स्पीड तेज हो गई तो इवापोरेशन तेज हो जाता है। एक तीसरा क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया बनता है, इसमें कंडीशन देगा, अगर वायुमंडल में, अगर एटमॉस्फेयर में आपके आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, अगर मान लो ह्यूमिडिटी है मतलब आर्द्रता मतलब एटमॉस्फेयर में वायु, पानी के रूप में जो वायु प्रेजेंट है, पानी के रूप में जो वायु प्रेजेंट है उसकी वो कितना प्रेजेंट है, उसको आर्द्रता बोलेंगे। तो आर्द्रता अगर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में आर्द्रता पहले से ज्यादा है, तो इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता अगर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इवापोरेशन रेट घट जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन 3-4 हैं आपकी जो आपसे पूछेगा इवापोरेशन, वाष्पीकरण से लेके। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो वाष्पीकरण की दर को देखो, ये तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ ही रहा है, विंड स्पीड बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ रहा है, घटा कौन रहा है? खाली ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अगर बढ़ाओगे तो आपका इवापोरेशन कम होगा। तो देखो कौन बढ़ाएगा? तापमान में वृद्धि करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कह रहा, लेकिन कम होना चाहिए, कह रहा दर कम करता है। कौन सा दर कम करता है? तो ये तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब सतह वृद्धि कर दोगे, भाई मैंने बोला था इसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? इसकी सतह कम है, इसकी ज्यादा है, तो जिसकी सतह ज्यादा होगी उसमें इवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। जैसे मैंने बोला ये सतही प्रक्रिया है, सतह बढ़ा दोगे इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। आप मान लो चाय सुबह पीते हो, तो चाय अगर कप में रखोगे तो वो थोड़ा लेट में ठंडी होगी। अगर उसी चाय को आप एक थाली में डाल दो, थाली में, तो आप बस गिराओगे थाली में, 1-2 मिनट में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसका सतह बढ़ गया, इस वजह से वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सतही प्रक्रिया है, अगर सतह बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन उतना जल्दी हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो सतह क्षेत्र वृद्धि पर इवापोरेशन बढ़ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि दर कम करता है।
हवा में अगर गति की वृद्धि कर दी आपने, गति की अगर हवा की स्पीड बढ़ा दी तो इवापोरेशन अपने आप तेज हो जाता है, कम तो हो नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो बी पे थोड़ा गौर करिएगा, बी कह रहा है नमी। अगर मान लो एटमॉस्फेयर में आपके नमी है, एटमॉस्फेयर में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो अगर ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो इसका मतलब है इवापोरेशन उतना ज्यादा नहीं होगा। जितना ज्यादा इवापोरेशन होना चाहिए उतना नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत, ये कंटिन्यूअसली प्रक्रिया है, ये नहीं कह सकते हो कि होगा नहीं, होगा बट कम होगा। तो आपका जो सही आंसर है तो आंसर बी है कि नमी बढ़ा दोगे तो इवापोरेशन घट जाएगा। ये सारी चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, कुछ भी पूछ देगा क्वेश्चन, आरआरबी का कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा ले और कैसे पूछ दे। कंडीशन आप तो स्टेटमेंट कंक्लूजन बना के पूछेगा, कथन निष्कर्ष बना के, दो दो तीन तीन ऑप्शन होंगे, पूछ लेगा, दो चार पांच क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्वालिटी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सतह की घटना है। आज मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं तो आपको एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, इस वजह से क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने ये बोला पर अभी पूरा उसके बारे में समझाया, इवापोरेशन के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन है एक सतह की घटना है, एक सतह की घटना है, कौन है? उत्सादन, भाप, या फिर कथन या स्वेद। अब देखो इसमें जैसे स्वेद है तो इसको हटा दोगे, ठीक है, कथन भी हटा दोगे। अब भाप जैसे है, भाप, भाप सतह की घटना को क्या बोलते हैं? सतह वाष्पीकरण जो होना सतह की घटना है। तो वह उत्सादन कहो या वाष्पीकरण कहोगे, उत्सादन या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब कुछ लोग इसमें सोचेंगे भाप, भाप भी तो सतह की घटना है, भाप सतह की घटना है, लेकिन भाप को पहले एनर्जी उतनी मिले तो नीचे से, भाई कोई कोई उसको गर्म करेगा तभी ना उतना ठंडी होगी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है आपका वो वाष्पीकरण है, उत्सादन है, उत्सादन, ठीक है। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण। क्या कह रहा? तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 22 से क्या आई हुई है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कह रहा है? गैस से तरल से, सॉरी तरल से किसमें जा रहा है? गैस में जा रहा है। तरल से किसमें जा रहा है? गैस में जा रहा है। तो तरल से गैस में कौन जाता है? देख लीजिए, द्रव से मैंने बोला है, द्रव से अगर किसमें? गैस में जा रहा, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी? ये कौन किसमें होता है? ये जब होता है जब वाष्पीकरण होता है, ये जब होता है जब वाष्पीकरण होता है। आप एक चीज ये देख लीजिए, ठोस, द्रव एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस, इसमें आप एक रिलेशन देखिए, आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते उतने क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर द्रव से गैस बन रहा है, अगर द्रव से गैस बन रहा है तो इसके मतलब यहां पे क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अगर गैस से द्रव बन रहा है, भाई गैस से द्रव भी तो बन जाता है, गैस से द्रव भी तो बन जाता है, गैस से द्रव बनेगा नहीं तो बारिश होगी कैसे? आसमान में तो सब गैसें पूरा घूमती रहती है, जब बादल जो होते हैं गैसियस फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया संघनन की होती है, कंडेंसेशन की होती है, जिससे वो बारिश होती है। बारिश हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव फॉर्म में होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन, संघनन, ठीक है। अब देखो ठोस से गैस में अगर जा रहा है, ठोस से गैस में जा रहा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके जो ठोस से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जाते हैं, जैसे आपका कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी, शुष्क जो ड्राई आइस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में जा रही तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, इसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। अब देखो ठोस से अगर गैस में जा रहा है
तो कुछ ऐसा भी तो होगा गैस से ठोस में जाए, सिंपल सी बात है। तो अगर गैस से डायरेक्ट ठोस में अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। याद रखना, क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन बोलेंगे। अब देखो इधर आ जाओ, अगर ठोस से द्रव में आ रहा है, ठोस से द्रव में आ रहा है, ठोस मतलब आपका बर्फ था, बर्फ ठोस है, बर्फ था, अब वो पिघल गया, पानी बन गया, तो ये क्या हो गया? ये गलन हुआ। क्या हुआ? ये गलन, गलन। अगर द्रव से ठोस हो रहा है, द्रव से ठोस हो रहा है, भाई आपका पानी था, बर्फ बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? तो अगर पानी से बर्फ बन रहा है इसको क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग या फिर जमनांक। क्या? जमनांक या फ्रीजिंग। ठीक है, तो इसको अगर आप सारी चीजें याद रखो, कितनी कितनी चीजें? 2 4 6 चीजें हैं, 6 कंडीशंस हैं। क्वेश्चन आरआरबी में आप 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इससे, अदरवाइज इसके कंडीशनल बना के देता है, कथन निष्कर्ष में देगा क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन आपका ऊर्ध्वपातन से होगा, तो ऊर्ध्वपातन पूछेगा जो ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है, इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा आपका नेफ्थलीन एंड कपूर। कपूर आप जैसे नहीं पूजा उजा करते हैं, आप अपने घर में देखा होगा पूजा उजा करते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है पूजा, जो कपूर होता है, तो उसको जलाते हो तो कहीं पे उसका कुछ नीचे दिखता है, कुछ उसका वेस्ट तो दिखता नहीं है, सब उड़ी जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोमबत्ती भी तो जलाते हैं, वो अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो तो इसकी ऐश भी बचती है, ऐश बचती है कि नहीं बचती है? उसकी राख बचती है, तो उसमें कुछ नहीं बचता है। कपूर आप देखे होंगे वो सारा उड़ जाता है, तो वो डायरेक्ट समझ लो सॉलिड से गैस में जा रहा है इस वजह से। तो क्या कह रहा है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो तरल से क्या हो रहा है? तरल से गैस में जा रहा है, तो तरल से गैस कौन जा रहा है? वाष्पीकरण घटना होगी। कौन सी? वाष्पीकरण घटना होगी। तो आंसर आपका सी सही होगा। तो ये सारी चीजें आपको जानना भी बहुत जरूरी है, आप इसको प्रैक्टिस ऐसे ही करो, लिख लिख के ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा या फिर तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? देखो जो एक क्वेश्चन आता है, तारों का चमकना किसके कारण तारे चमकते हैं? तो तारे जो चमकते हैं ये चमकते हैं उच्च तापमान के कारण, उच्च प्लाज्मा के कारण, उसमें प्लाज्मा होता है उसके कारण चमकते हैं। ठीक है, तो वो ये प्लाज्मा होने के कारण के मतलब उच्च तापमान को इंडिकेट करते हैं, उच्च तापमान को इंडिकेट करते हैं। जो सितारों में जो रंग होता है, सितारों में रंग होता है उसके उच्च तापमान की वजह से, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर हो गया आपका ए करेक्ट होगा आंसर आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा, रिपीटेड क्वेश्चन है, उच्च तापमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण, तरल से गैसीय अवस्था में, तो वाष्पीकरण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 कणों के बीच की दूरी, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ा या फिर बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल थ्योरी, इसकी यूनिट्स सब कुछ पूछता है। आप सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में, काम खत्म। देखो एक रिलेशन है, एफ बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, लिख लो जी बराबर क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट अभी देखना है, निकाल के वहां लिखेंगे यूनिट। अगर खोज की बात करेंगे तो ये खोजा था जिन्होंने, तो वो खोजा था हेनरी कैवेंडिश साहब ने।
इनके जो जो खोज करता है जी के और इसके मान के दोनों के, हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है, लिख लीजिए, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। ठीक है, अब देखो M1 M2 क्या है, ये द्रव्यमान है। M1 M2 क्या है, M1 M2 क्या है, ये द्रव्यमान है। अगर R की भी बात करेंगे तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, दो पिंडों के, ये जो M1 M द्रव्यमान है, ये दोनों, इनके दोनों पिंडों के बीच की दूरी। इसको ऐसे मान लो, ये M1 द्रव्यमान का है और ये M2 द्रव्यमान का है, इसके जो बीच की दूरी है ये, तो ये R है। समझ में चीज आई? तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो, अब कह क्या रहा है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो अब F क्या है, F भी लिख लो, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। F को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, F को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। अब देखो एक चीज, देखो अगर हम किसमें किसमें रिलेशन कह रहा है, दूरी बढ़ा दी जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो। देखो, तो F अगर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r² के, r² के। अगर मान लो हम r को बढ़ा रहे हैं, r को बढ़ाएंगे तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल है कि अगर r को बढ़ाएंगे तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? अगर मान लो कोई डेटा ले लो, अगर आप ऐसे पढ़ते हो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F बराबर P है, तो अगर P को बढ़ाओगे तो F भी बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर P को बढ़ाओगे तो F भी बढ़ेगा, अगर P को घटाओगे तो F भी घटेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ना कह, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा। तो ये कह रहा है दूरी बढ़ाना है, तो मान लो P बढ़ाना है, P बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दूसरा घटेगा, तो ये घटेगा। चीज समझ में आई? देखो फिर क्या हुआ, अगर R बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो F घटेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बढ़ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, नहीं बढ़ेगा, नहीं कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है, शून्य किसी हाल में नहीं होगा और समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका 20 करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसकी एक बार एक चीज ये भी देख लीजिए, यूनिट की बात करें, क्योंकि यूनिट कभी कभी पूछता है। अगर देखो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो देखो F को लिख रखेंगे न्यूटन, G की यूनिट निकालना है, M को kg², 2 है ना द्रव्यमान, R को मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर G की हम यहाँ पे यूनिट पुट करना है तो G की यूनिट क्या रखेंगे, न्यूटन है, मीटर को इधर ले आएंगे, मीटर स्क्वायर बटे kg²। ये G की यूनिट हुई, G की यूनिट क्या क्या हुई, इसकी यूनिट अगर क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी पे क्वेश्चन ये पूछा, देखो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। ठीक है, G M1 M2/r²। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, दूरी नहीं परिवर्तित की जा रही, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर दूरी इफेक्ट नहीं कर रही तो F का रिलेशन कैसे सीधे हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 के, M1 M2 के रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर दूरी परिवर्तित नहीं कर रहा हो, G का मान कांस्टेंट होता ही होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, अब कह रहा है इनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए, इनका द्रव्यमान आधा कर दो,
m था, m1/2 कर दो, m2/2 कर दो, कितना m हो जाएगा, m1 m2/4। तो पहले से कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उनका द्रव्यमान आधा किया जाएगा तो डी आंसर सही हो जाएगा, 4th गुना हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, 4th गुना में 4th चौथवां भाग, जो बल बचेगा चौथवां भाग बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है। देखो पानी में जो प्रिंसिपल लगता है तो ये पूछेगा क्वेश्चन, इससे पानी से रिलेटेड क्वेश्चन आरआरबी कहीं ना कहीं पूछते हैं बना के। चाहे ये पूछ ले कि जब अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, तैर रही है पानी में, तो कौन सा प्रिंसिपल उसमें इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होता है, लगता है आर्किमिडीज। अगर कोई वस्तु पूर्णतः पानी में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा जो वेट है उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार बराबर रहता है, ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसमें ये रहता है कि मान लो अगर जितना भार आप नीचे की तरफ लगा रहे हो उतना उत्प्लवन बल पानी नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा है, तभी वो चीज स्टेबल है। ठीक है, तो देखो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल, अब क्या कह रहा है, पानी के द्वारा। अब मान लो ये भार है, ये भार है, ये पानी में तैर रहा है, ये पानी में तैर रहा है। तो देखो ये तैर जब ही रहा है जब इसका भार इसके द्वारा हटाया गया पानी के भार के बराबर है, पहली बात ये। तो वो जो तैर भी रहा तो इसके नीचे से जो भार लग रहा है, इसके नीचे से जो भार लग रहा है इस भार के बराबर है, इस भार के बराबर है। तो ये जो नीचे से भार पानी के द्वारा लगाया जा रहा है इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। इसको क्या बोलेंगे, जो पानी के द्वारा लगाया गया भार, पानी के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन। उत्प्लावन बल कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उत्प्लावन बोलेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है, आरआरबी पूछता है ये कि भार और उत्प्लावन बल एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो आप देखो भार कैसा लग रहा है, भार नीचे की ओर लग रहा है, भार नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भार कैसा लग रहा है, भार नीचे की ओर लग रहा है। उत्प्लावन बल कैसा लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसमें जो पानी के ऊपर की तरफ लगाया गया पानी द्वारा बल तो वो कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल। देखो घनत्व तो डेंसिटी बोलेंगे, तो डेंसिटी बराबर रो बराबर क्या होगा, मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका केजी होता है, इसकी मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अगर घर्षण की बात करेंगे, घर्षण तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन पूछता है आरबी, इसमें पूछता है क्षयकारी बल कौन सा है। तो आप इस आंसर मार के आओगे घर्षण बल, क्षयकारी बल है एक, ये कौन सा है, ये क्षयकारी है, क्षयकारी बल है। ठीक है, घर्षण बल कौन सा है, क्षयकारी बल है। ठीक है, घनत्व के बारे में बता दिया। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप जानते हो जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं। देखो मैंने वही क्वेश्चन इसी वजह से रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो सा टॉपिक आपको बताया जाए उस पर बिल्कुल कमांड हो जाए अच्छे से। देखो कह रहा उत्क्षेप बल भार बल पे कार्य करता है। अभी मैंने बोला था उत्क्षेप बल भार बल कार्य करेगा कैसे। मान लो उत्क्षेप बल तो पानी के द्वारा लगाया गया बल है, भार बल ये मान लो वस्तु का भार है, तो कैसे है एक दूसरे के विपरीत हैं या ऑपोजिट हैं। देखो समान दिशा में होंगे नहीं, ऊपर की ओर होगा नहीं, नीचे की ओर होगा नहीं, कैसे होंगे, विपरीत होंगे। मजा आ रहा है।
ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने में लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया। प्रैक्टिकली है, आप अगर एक बार एनालाइज करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर आप देख रहे हो ना, तो इजी आपको क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बच्चे को पता है, एकमात्र महिला ऐसी हैं जिनको भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल मिला है। इनको भौतिक और नोबेल दोनों क्षेत्रों में नोबेल मिला है। तो मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो अगर पूछेगा रेडियो एक्टिवता की यूनिट की इकाई, तो क्या होगा? पहला आंसर आपका हेनरी बैकुरल होगा। क्या? हेनरी बैकुरल। अगर हेनरी बैकुरल ऑप्शन में नहीं है तब आप मैडम क्यूरी मान के आइएगा, क्यूरी, ठीक है, तब क्यूरी आप मार के आइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों देती है उसे क्या कहेंगे? तो जो गर्मी और प्रकाश दोनों देगा, नोट कर लीजिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब नोट कर लीजिए इसको। ये आएगा क्वेश्चन ऐसे कि गर्मी और प्रकाश दोनों देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। देखो, ऊष्माक्षेपी उस अभिक्रिया को बोलेंगे जो ऊष्मा देगा। क्या करेगा? ऊष्मा देगा। ऊष्मा कब देगा? जब संयोग होगा तभी। संयोग क्रिया में ऊष्मा मिलती है, संयोग क्रिया में ऊष्मा मिलती है। अगर ऊष्मा शोषी कहेंगे तो ये ऊष्मा लेगा, ये लेगा कब? जब वियोग होगा, टूटेगा, वियोजन, ठीक है। अगर बात करेंगे उदासीन तो ये ना लेगा ना देगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल, ना लेगा ना देगा, ठीक है। चारों चीजें क्लियर आपकी होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। अब सत्य क्वेश्चन किसके अपचयन पे है, ऑक्सीकरण अपचयन पे। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन में प्रोटॉनों की कहीं बात नहीं कही गई। अब देखो, इसके बारे में एक चीज सीख लो। ऑक्सीकरण लिख लो, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना, अपचयन, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का ग्रहण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये चीज याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, घट रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है समझो ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है समझो अपचयन हो रहा है। अब पढ़ो क्वेश्चन का आंसर पढ़ो।
अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। देखो प्रोटॉन की कहीं मैंने कंडीशन लिखी तो प्रोटॉनों की क्षति की बात नहीं करता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रोटॉनों की बात नहीं कही गई। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। कह रहा अपचयन, अपचयन इसमें जाना, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। देखो क्या कह रहा है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की क्षति नहीं हो रही, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। ये चीजें याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ये भी नहीं है आंसर। अब देखो पढ़ो, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो लिखा भी है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, तीनों कंडीशन अपचयन की। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर 4 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। देखो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपको चीजें थोड़ा पढ़ने पड़ेंगी, मल्टीपल टाइम पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी। अगर बार बार पढ़ रहे हो चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। तो देखो अगर रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगी इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। संयोजन मैंने बोला था अभी, संयोजन मतलब संयोजन होगा तो उसमें 6 पे अभिक्रिया रहेगी। जैसे A+B है, क्या बना लेगा, AB बना लेगा। विस्थापन है तो AB क्या बनाएगा, A+B बनाएगा। अगर प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन मतलब 2 तरीके की होती, एकल प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन। तो एकल होगा तो AB है +C, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा A+CB। अगर द्विविस्थापन है तो AB +CD रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, AC के साथ आएगा, BD के साथ में आएगा, ये बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 कणों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए, बढ़ जाती है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, घट जाता है। अभी मैंने देखा था कि F बराबर r²। तो देखो अगर दूरी बढ़ाओगे तो F क्या होगा, घट जाएगा, तो आंसर B सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना, सेम क्वेश्चन है, तो ये 4 गुना हो जाता है, आंसर D सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग आपका जो रहेगा, याद कर लीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कभी चांद का पूछे, चांद से कुछ चांद अलग नहीं याद कर लेना, चांद अपना चांद याद करने लग जाना। चांद मतलब 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा चांद का पलायन वेग, या फिर चंद्रमा का पलायन वेग। अगर सूरज का भी कभी कोई पूछ लेगा तो सूरज का होगा 42.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सन का है, सूरज का पलायन वेग। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर B सही हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसको संदर्भित करते हैं। देखो रोमन दार्शनिक विचार के 2 स्कूलों को बिल्कुल नहीं, प्राचीन ग्रीस धर्म को नहीं, अग्रणी दूरबीन मॉडल को नहीं, कि किसको, पृथ्वी और सूर्य के चारों नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को अगर प्रतिबंधित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द से
संदर्भित किया जाता है। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द से संदर्भित किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। तो आंसर आप ए क्लिक करोगे। तो आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। थैंक यू।